ऑन स्काई क्लासेस। गाइस, लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ें उसमें रह गई थी। एज मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि उस वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें, बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक बातें थी हमारे आरटी 2009 के बारे में, जैसे कि बिल कब पास हुआ, पूरे कंट्री में लागू कब हुआ, ये सारी बातें हमारी लास्ट वीडियो में हमने कवर कर ली थी। और मतलब कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुआ ये, पहले जो हमारी एजुकेशन थी वो कौन सी लिस्ट में थी या फिर किसके अंडर रखी जाती थी वो, ठीक है। तो ये वाली जो सारी बातें थी वो हमारी लास्ट वीडियो में हमने कर ली थी। अब आगे की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो, एंड तक ज़रूर देखें। तो आगे की बात करते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी। जो हमारा आरटीई है वो नो डिटेंशन पॉलिसी को फॉलो करता है। मतलब वो नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है कि 8th क्लास तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। ये जो नो फेल टिल 8th क्लास, जो हमारी आरटीई है वो नो डिटेंशन पॉलिसी को फॉलो करती है कि जो 8th क्लास तक कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। अब वो इसलिए वो उनका मानना ये है कि जो 8th क्लास तक के बच्चे होते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं, ठीक है। उनको बहुत केयर और नीड की ज़रूरत होती है। उनको हम फेल करेंगे तो उनके मन में आगे बढ़ने की जो उत्साह है वो कम हो जाएगा या फिर रुक जाएगा, ये बोल सकते हैं। तो इस वजह से आरटीई बोलती है कि इनको हम फेल नहीं करेंगे, इनको हम प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए। इनको हम फेल करके 8 क्लास में नहीं रोक देंगे, इनको प्रोत्साहित करेंगे हम आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो आरटीई का मानना ये है। नो डिटेंशन पॉलिसी हमारी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू आरटीई देयर वाज नो डिटेंशन पॉलिसी इन स्कूल्स। स्कूल्स में कोई डिटेंशन पॉलिसी नहीं है, मतलब फेल नहीं होगा बच्चा 8th क्लास तक। पर क्या हुआ इसमें, जब जो बिल बनाया गया था उसमें तो यही था कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। बट 2019 में हमारा अमेंडमेंट हुआ, संविधान में संशोधन किया गया। तो 2019 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ चेंज किया गया आरटीई में इस पॉलिसी को लेकर, नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर आरटीई में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया गया। जैसे वो चेंज था अकॉर्डिंग टू 2019 अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एनडीपी डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारी राज्य सरकार है, हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने क्या किया 2019 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग उसने ये क्लियर कर दिया, या फिर एक चेंज बोल सकते हैं कि चेंज कर दिया आरटीई 2009 में कि जो डिटेंशन पॉलिसी है वो हम कंप्लीटली राज्य सरकार पर छोड़ते हैं। राज्य सरकार का मन है, मतलब उनकी चॉइस है कि वो इस पॉलिसी को स्कूल्स में अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो अपने राज्य की सरकार में ये चाहते हैं कि बच्चे को फेल कर दिया जाए या पास कर दिया जाए 8th तक, वो कम्प्लीटली उनकी चॉइस है। वो पूरी तरीके से राज्य सरकारों पर डिपेंड करेगा, केंद्र सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होगा। राज्य सरकार चाहती है कि नो डिटेंशन पॉलिसी अप्लाई हो तो होगी, और अगर नहीं चाहती है तो नहीं होगी। उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि ज़रूरी है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को अप्लाई किया जाए स्कूल्स, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया 2019 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कि राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहती हैं नो डिटेंशन पॉलिसी को अप्लाई करना अपने यहाँ या नहीं चाहती, वो कम्प्लीटली उनकी चॉइस है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गई नो डिटेंशन पॉलिसी की बात। अब नेक्स्ट बात करेंगे आरटीई। देखो क्वेश्चन इससे ऐसे आ सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एनडीपी डिपेंड हो गई कम्प्लीटली स्टेट गवर्नमेंट पे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड हो गई कम्प्लीटली। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हो, तो हमें याद रखना है 2019 अमेंडमेंट एक्ट, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आरटीई प्रोहिबिट्स। आरटीई किन चीज़ों के लिए मना कर दिया है, किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है कि ये चीज़ें नहीं की जाएंगी। मैंने कल आपको बताया था फ्री और कंपल्सरी। आरटीई का जो टाइटल है वो क्या है, फ्री और कंपल्सरी। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिन पे उसने रिफ्लेक्ट डाला है, प्रकाश डाला है दो वर्ड्स पे, फ्री और कंपल्सरी। तो
तो उसी को देखते हुए ये सारी बातें चल रही हैं, फ्री एंड कंपल्सरी। जरूरी और क्योंकि एक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया गया है एजुकेशन को, तो उसी को ध्यान में रख के ये सारी चीजें बनाई गई हैं कि आरटीई ने मना किया हुआ है कि ये सब चीजें स्कूल्स में अप्लाई नहीं होंगी। अब देखते हैं कौन कौन सी वो चीजें। तो पहली चीज है, देयर विल नॉट बी एनी फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट इन स्कूल्स। स्कूल में, क्लास में, कहीं पर भी बच्चे के साथ, एजुकेशन के दौरान बच्चे के साथ वो किसी भी तरीके का फिजिकल पनिशमेंट उसको नहीं दिया जाएगा। जैसे बोल दिया मुर्गे बन जाओ, हाथ ऊपर कर लो, या कोई भी किसी भी तरीके का पनिशमेंट बच्चे को नहीं दिया जाएगा। और मेंटली उसको हैरेस नहीं किया जाएगा, उसको बहुत ऐसे डांट नहीं सकते जिसकी वजह से बच्चा मेंटली डिप्रेस्ड हो जाए, या फिर कुछ उसको ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जिससे बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होकर कुछ और सोचना शुरू कर दे। तो इन चीज़ों के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ये सारी चीज़ें कि बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल नहीं दे सकते, फिजिकल या मेंटल पनिशमेंट भी नहीं देंगे, क्योंकि मेंटल हैरेसमेंट बिल्कुल मना किया हुआ है। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। बच्चे को बोला गया है कि प्रोवेल के अकॉर्डिंग बच्चा फूलों का बगीचा बताया गया है कि उनको पानी की, मतलब उनको जितनी ज़्यादा उनकी केयर करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे। बच्चों को ये माना गया है, बगीचे के समान बच्चों को माना गया है। तो आरटीई का भी ये मानना है कि बच्चों को जितने हम प्यार से हैंडल करेंगे, जितने उनके साथ सख्ती नहीं बरत सकते, बच्चे के साथ नरमी से जितना बर्ताव करेंगे उनको उतनी बातें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। पहले वाला टाइम तो नहीं है कि बच्चे को मुर्गा बना दिया, मार पीट के बिठा दिया कि चलो पढ़ो। बच्चे ऐसे नहीं है आजकल के, और ना ऐसे आजकल के टीचर्स हैं। तो ये आरटीई फॉलो करती है कि बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा और मेंटली उसको हैरेस नहीं किया जाएगा। कुछ भी उसको ऐसी बातें, कुछ भी कोई संवेदनशील बात उसके सामने नहीं बोलनी है, या उसकी फैमिली से रिलेटेड कुछ नहीं बोलना है, उसके बच्चे को खुद को कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, इवन उसके फ्रेंड्स आसपास के बच्चों को कुछ नहीं बोलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आरटीई ने मना किया हुआ है कि ये आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं स्कूल में या क्लास में तो वो इट विल बी पनिशेबल, उसको पनिशमेंट के रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए प्रावधान बनाए गए हैं कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन। आरटीई मना करता है कि किसी भी प्रकार का कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं किया जाएगा स्कूल्स में। मतलब बच्चे को किसी भी प्रकार से जज नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए कि तुम एप्लीकेबल हो एडमिशन के लिए या नहीं हो। कोई किसी भी प्रकार का कुछ भी कंप्यूटर स्क्रीनिंग या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं होगा बच्चे को स्कूल में एंट्री लेने से पहले, ठीक है, इवन एंट्री लेने के बाद भी नहीं। बच्चे को किसी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं, जज नहीं किया जाएगा कि अगर आप ये टेस्ट क्लियर करते हो तो ही स्कूल में पढ़ोगे, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये आरटीई मना करती है कि बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा, उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि आप होशियार बच्चों को ही सिर्फ ले रहे हो, इंटेलिजेंट बच्चों को ही सिर्फ ले रहे हो। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में ये प्रोसीजर होता है, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में जो गवर्नमेंट की साइड से गाइडलाइंस है वो कम्प्लीटली फॉलो की जाती है। हर बच्चे को एडमिशन मिलना ज़रूरी है, इवन वो डिसेबल्ड चाइल्ड ही क्यों ना हो, वो किसी प्रकार से, किसी विकार से ग्रसित बच्चा ही क्यों ना हो, उसे एडमिशन मिलेगा और उसी की नीड के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आरटीई के गाइडलाइंस है। और आरटीई मना करता है कि किसी भी प्रकार का स्क्रीनिंग प्रोसीजर कोई भी नहीं होगा एडमिशन के दौरान, एडमिशन के लिए कोई प्रोसीजर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटेशन फी। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, बच्चे से कोई भी फी नहीं ली जाएगी, क्योंकि एजुकेशन को उसका मौलिक अधिकार बनाया गया है, तो वो पे क्यों करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, देखो, नो एडमिशन फी, कोई एडमिशन फी नहीं ली जाएगी, कोई ट्यूशन फी नहीं ली जाएगी बच्चे से। बहुत सारी फी होती है एडमिशन के दौरान, लाइब्रेरी फी, कंप्यूटर लैब फी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सो मैनी थिंग्स, मतलब बहुत सारी फी होती हैं बच्चे के लिए, स्पोर्ट्स फी। तो गवर्नमेंट बोलती है कि बच्चे से किसी भी प्रकार की कोई फी नहीं ली जाएगी। ठीक है, 8th क्लास तक। ये आरटीई का जो पूरा एक्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर है, अप टू 8th क्लास, मतलब अपर प्राइमरी तक ये बात चल रही है। तो अपर प्राइमरी तक कोई फी, किसी भी फी का कोई क्राइटेरिया
नहीं है गवर्नमेंट स्कूल। प्राइवेट में तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स। आरटीई प्रोहिबिट करती है कि प्राइवेट ट्यूशन जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि वो प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाएंगे। बहुत बार क्या होता है कि प्राइवेट ट्यूशंस के चक्कर में जो टीचर्स होते हैं वो बच्चे पे क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम क्लास में ही अच्छे से सब कुछ पढ़ा देंगे तो फिर हमसे ऑफलाइन पढ़ने कौन आएगा, सॉरी मतलब वैसे पढ़ने कौन आएगा, घर पे पढ़ने कौन आएगा या प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ने कौन आएगा। तो वो ट्यूशंस के चक्कर में बच्चों को इल्झा के रखते हैं, ठीक है। तो वो क्लास में सब कुछ नहीं बताते बच्चों को कि जिससे बच्चे घर पे उनसे प्राइवेटली पढ़ने आए, क्योंकि स्कूल में तो बच्चे उनको फी ऐसे नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट फी प्रोवाइड कर रही है जितनी भी कर रहे हैं, पर घर पे जब बच्चे पढ़ने आएंगे तो उनको वैसे फी भी प्रोवाइड की जाएगी। तो कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि बच्चे हमसे प्राइवेटली पढ़ने आए, तो वो स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा पाते, मतलब पढ़ाते ही नहीं है, जानकर नहीं पढ़ाते। तो ये होता है कि प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स अलाउड नहीं है बिल्कुल भी कि जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग कर रहा होगा वो प्राइवेट ट्यूशंस नहीं पढ़ा सकता। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन। ऐसे ही कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे मैं ही कल को जाके एक स्कूल खोल लूँ बिना रिकॉग्निशन के, बिना परमिशन के, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बिना उस डिग्री को लिए हुए या फिर ऐसे एजुकेट हुए बिना ऐसे ही कोई भी स्कूल नहीं खोल सकती और उसको नहीं चला सकती। तो स्कूल ओपन करने के लिए प्रॉपर परमिशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंट सब कुछ होने चाहिए, तभी हम एक स्कूल ओपन कर सकते हैं। और परमिशन होनी चाहिए गवर्नमेंट से कि आप स्कूल खोल सकते हैं, तभी हम एक स्कूल को रन कर सकते हैं, ठीक है। वरना वैसे हम कोई स्कूल रन नहीं कर सकते, ऐसे ही कोई भी नहीं कि हाँ चलो मन कर रहा है तो स्कूल खोलो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं कि आवर्स वगैरह कि कितने आवर्स जरूरी होते हैं, टीचर स्टूडेंट का रेशियो वगैरह, ये सारी बातें हैं। एक बार इसको जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। नो डिटेंशन पॉलिसी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट पहले आरटीई में था कि नो डिटेंशन पॉलिसी अप्लाई होगी हर एक स्कूल में, कंट्री के हर एक स्टेट में। अब क्या हुआ, 2019 अमेंडमेंट एक्ट के बाद गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने ये पूरी तरह राज्य सरकार पर छोड़ दिया है कि वो चाहती है अपने यहाँ पर अप्लाई करना या नहीं चाहती, वो कम्प्लीटली उसकी चॉइस होगी, ठीक है। तो बस इसमें इतनी सी बात है और कोई इसमें ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है पढ़ने वाली। और नो डिटेंशन पॉलिसी होती क्या है, देखो क्वेश्चन है, पहली बात तो यही पूछ लेगा नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है कि आप बच्चे को फेल नहीं करोगे अप टू क्लास 8, ठीक है, आप बच्चे को अप टू क्लास 8 फेल नहीं करोगे, ठीक। तो बस ये बात हो गई कि 2019 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग पूरी तरह ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो चाहते हैं बच्चे को मतलब अप्लाई करना अपने यहाँ के स्कूल्स में या नहीं चाहते, वो कम्प्लीटली उनकी चॉइस है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आरटीई प्रोहिबिट करती है कोई भी फिजिकल पनिशमेंट बच्चे को नहीं दिया जाएगा और ना ही उसको मेंटली हैरेस किया जाएगा किसी भी तरीके से, ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो बच्चे बहुत मतलब कोमल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, उनको कोई एक ही बात बोल दी जाती है तो वो उस बात को बहुत गहराई से सोचने लगते हैं। उनको अगर कोई छोटा बच्चा उसको यही बोल दिया ना कि तुमसे नहीं होगा, तुम तो ऐसे ही करते हो हमेशा, तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा, तो उसके मन में ये बात बैठ जाएगी कि मैं मतलब निगेटिविटी उसके अंदर आ जाएगी कि मैं ऐसा हूँ कि मुझसे कुछ हो नहीं सकता, या फिर ऐसी बातें उसके मन में बैठ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, हर चीज़ पर फर्क पड़ेगा। सोशल डेवलपमेंट मतलब कॉग्निटिव, सोशल, ये सारे डेवलपमेंट में आपको पढ़ाएंगे, आपस में रिलेटेड होते हैं, तो सब चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं बच्चे के लिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हम किसी भी तरीके का बच्चे को कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं देंगे या फिर कोई मेंटल हैरेसमेंट उसको नहीं देंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे जहाँ पे उसको लगे कि मतलब वहाँ पे बच्चा सोचने के लिए कुछ मजबूर हो जाए। तो ऐसी चीज़ें स्कूल में या क्लासरूम में नहीं करनी। नेक्स्ट बात करते हैं तो स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन, किसी भी तरीके का कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं किया जाएगा, एडमिशन के दौरान बच्चे को प्रॉपर एडमिशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटेशन फी, किसी भी प्रकार की कोई फी नहीं ली जाएगी, कंप्यूटर फी, लैब फी, स्पोर्ट फी, लाइब्रेरी फी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई किसी भी प्रकार की कोई फी बच्चे से नहीं ली जा रही है, एडमिशन फी वगैरह कुछ नहीं।
ठीक, बच्चों को ऐसे ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी अप टू क्लास 8। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स। टीचर्स के जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो प्राइवेट टीचिंग नहीं करेंगे या फिर प्राइवेट ट्यूशंस बच्चों को नहीं देंगे, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं तो रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, ऐसे ही कोई भी कुछ भी स्कूल नहीं खोल सकता जब तक उसको प्रॉपर परमिशन नहीं मिली हो, जब तक वो प्रॉपर एलिजिबल नहीं हो उस क्राइटेरिया के लिए, तब तक वो ऐसे ही कोई भी स्कूल रन नहीं कर सकता। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब बात करते हैं कि प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल मतलब कितने दायरे में होने चाहिए, बच्चे के घर से स्कूल का दायरा कितना होना चाहिए, ये सारी बात करें। तो चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी आरडी के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो 1st to 5th वाले स्कूल्स हैं, उनका जो दायरा है, जो बच्चों के घर से स्कूल का दायरा होना चाहिए वो होना चाहिए विदिन 1 किलोमीटर, जिससे बच्चे को आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 1st to 5th तक के बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा उनको नहीं ले जा पाते, क्योंकि मतलब वही है कि बच्चों को इतनी दूर छोड़ के आना और इतनी दूर लेके आना, तो उसमें ही इंसान इरिटेट होके हो सकता है कि उसको स्कूल ना भेजे। बहुत पेरेंट्स होते हैं ऐसे कि हम तो नहीं जा रहे रोज छोड़ने, और छोटा बच्चा है तो वो खुद भी नहीं जा सकता, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इसलिए जो आरटी ने तय किया कि वो ये तय किया कि जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, वो बच्चे के घर से 1st to 5th वाला प्राइमरी जो स्कूल होगा वो बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। और अपर प्राइमरी के लिए सेम बात बोली उन्होंने कि अपर प्राइमरी के लिए वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो थोड़ी दूर तक वो जा सकता है, तो वो 3 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। तो बस यही बात थी इसमें कि प्राइमरी स्कूल शुड बी विदिन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होने चाहिए प्राइमरी स्कूल, एंड अपर प्राइमरी स्कूल शुड बी विदिन 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर के अंदर अंदर अपर प्राइमरी स्कूल होनी चाहिए और 1 किलोमीटर के अंदर अंदर हमारे प्राइमरी स्कूल होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट एक बात और है इसमें विच इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पेडागॉजिकली इम्पॉर्टेंट है, तो ये वाली चीज पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। आरटी इम्प्लाइज, आरटी बोलता है मतलब ऐसी एजुकेशन चाहता है आरटी विच इज फ्री फ्रॉम, देखो फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर, किसी भी तरीके तनाव से, चिंता से और डर से फ्री एजुकेशन चाहता है हमारा आरटी। आरटी चाहता है कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन मिले जो कम्प्लीटली फ्री हो डर से, चिंता से और हमारे स्ट्रेस से। ठीक है, हमारे स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए एजुकेशन, एंजाइटी फ्री होनी चाहिए और फियर फ्री होनी चाहिए, तभी तो बच्चा ठीक से पढ़ पाएगा। अगर बच्चों को कोई तनाव है, कोई चिंता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता है, कोई भी तनाव है, तो बच्चा फोकस नहीं कर पाएगा, और बच्चा फोकस नहीं कर पाएगा तो वो ठीक से एजुकेशन गेन कैसे कर पाएगा, वो ठीक से एजुकेशन गेन नहीं कर पाएगा अगर वो फोकस नहीं कर पाएगा। तो मेन चीज़ है फोकस होना बहुत ज़रूरी है बच्चे का, और वो कब होगा फोकस, बच्चा हो या बड़ा हो तभी हो सकता है जब माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, पीसफुल होता है, माइंड में शांति होती है, जब रिलैक्स्ड माइंड होता है, हमारा काम माइंड होता है, शांत मन होता है, तो तभी हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है कि अगर माइंड रिलैक्स होगा तभी एक चीज़ पर अच्छे से फोकस किया जा सकता है। और बच्चे जो होंगे, बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमेशा, तो ऐसा नहीं हो कि वो कुछ ना कुछ चलना ओके, क्योंकि वो लिटिल साइंटिस्ट है तो उनके दिमाग में चीज़ें चलती ही रहेंगी, बट कुछ ना कुछ चलने का मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रेस में जी रहा हो बच्चा, वो किसी भी तरह के तनाव में जी रहा हो, किसी भी तरीके के डर में जी रहा हो, कि वो टीचर मतलब बच्चा पढ़ रहा है और टीचर से ऐसे डर रहा है, इतना काँप रहा है, वो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता। वो टीचर से जब कुछ बोल नहीं सकता तो वो अपनी चीज़ें पूछेगा कैसे, अपने डाउट्स कैसे क्लियर करेगा, डाउट्स उसके मन में ही रह जाएंगे, तो ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थर थर काँप रहा है बच्चा टीचर से कि मार ना दे गई, थप्पड़ ना लगा दे गई, अब वो थप्पड़ खा खा के बच्चा इतना बेशरम हो गया है, उसे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो पढ़ता भी नहीं है, बच्चा फिर पढ़ना भी नहीं चाहता, फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यार एक ही थप्पड़ तो लगेगा, नहीं करके लाएंगे होमवर्क तो चलो मार लो, बच्चा ऐसा हो जाता है, वो पिट पिट के बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपने उसको ऐसा बना दिया पिटाई कर करके उसकी, कि अब उसको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है बच्चा कि क्या हो गया, पिटना ही तो है, इनफैक्ट डंडी में लाकर खुद ही दे देते हैं टीचर्स को बच्चे कि लो मैडम इस वाली से अच्छा लगेगा, इस वाली से अच्छी पिटाई होगी। और जेंट्स के साथ भी होता है, मतलब
सर को भी ला के देंगे, सर जी इससे मारो, इससे ज़्यादा अच्छे से पिटाई होगी। तो ये बात है। तो पिटाई करना, डराना बच्चों को, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बच्चे को हम नहीं समझ सकते। पिटाई करके उसकी, डरा के उसको क्या पता चल रहा है कि बच्चा तो डर के मारे फिर कुछ बोलेगा ही नहीं, तो हमें लगेगा कि सब अच्छा चल रहा है, हमारी टीचिंग तो सक्सेसफुल हो गई, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। अब बहुत अच्छे से क्या पढ़ा दिया, बच्चे ने तो कुछ पूछा ही नहीं, बच्चे को तो डर के मारे ही वो बेचारा पूरी क्लास निकाल दी उसने, कुछ भी नहीं पूछेगा वो। तो आरटी फोकस करती है कि ऐसा ना हो बच्चा किसी भी तरीके के तनाव में जी रहा हो, या कोई भी स्ट्रेस बच्चा ले रहा हो, या किसी भी चीज़ से उसे डर लग रहा हो। तो अगर बच्चे को ऐसा कुछ है तो पहले टीचर को चाहिए कि उसका मन शांत करे, उसको उसकी काउंसलिंग करे, अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसकी काउंसलिंग करे, बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझाए, तब उसको पढ़ाई की जाए, तब उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है। देखो एक लाइन है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा जोर दिया है, थोड़ा ज़्यादा समझाइए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि अब टीचर्स के और स्कूल के लिए सारे रूल्स हैं, अगर बच्चे स्कूल में ही नहीं आएंगे, पेरेंट्स उनको स्कूल ही नहीं भेजेंगे, तो फिर किस बात के रूल्स और किस बात की आईटी का क्या फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो पेरेंट्स की भी ड्यूटी होती है, जो हमारी किस में एक्सप्रेस की गई है, आर्टिकल 51A के पार्ट में। इस आर्टिकल 51A के पार्ट में पेरेंट्स की ड्यूटी बताई गई है कि उनको बच्चे को एडमिशन देना है, एडमिट कराना है एलिमेंट्री स्कूल्स में, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये पूछ लेता है कि ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स किस आर्टिकल में मेंशन है, तो हमें ये याद रखना है कि ये आर्टिकल 51A के पार्ट में हमारा स्पेशली मेंशन किया गया है पेरेंट्स की ड्यूटी को, कि उन्हें स्कूल में बच्चे को एडमिट कराना है बच्चे को स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ टीचर्स की बात कर लेते हैं कि प्राइमरी के लिए और कितने बच्चों के लिए कितने टीचर की जरूरत है। देखो फर्स्ट टू फिफ्थ तक के लिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नीड की ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए क्राइटेरिया अलग है और बड़े बच्चों के लिए क्राइटेरिया अलग है। बड़े बच्चे मतलब अपर प्राइमरी वाले, क्योंकि वो थोड़ा इतना समझ जाते हैं, इतना समझदार हो जाते हैं कि वो टीचर की बात को सुन सके। छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते कुछ भी, तो उनके लिए क्राइटेरिया अलग है। तो देखते हैं जो फर्स्ट टू फिफ्थ वाले बच्चे होंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया, जो रेशियो उनका टीचर स्टूडेंट का रेशियो, ये स्टूडेंट टीचर रेशियो है, ये हमारा हो गया स्टूडेंट टीचर रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो। ठीक है, दैट इज हमारा 30 बच्चे होंगे, रेशियो 1 टीचर होगा। ठीक है, दैट इज 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर, 30 बच्चों पे एक टीचर होगा, 30 बच्चों को एक टीचर संभालेंगे। 30 बच्चों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टीचर के पास, क्योंकि छोटे बच्चों को एक बच्चे को ही संभालना बहुत मुश्किल है, तो उस टीचर के लिए 30 स्टूडेंट्स को संभालना, उनकी बातों को समझना और फिर क्लास में उनको पढ़ाना भी, चीज़ें भी सिखाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब 30 बच्चों को एक टीचर संभालना, और वो भी छोटे बच्चे, तो वो ज़्यादा मतलब भारी बात है टीचर के लिए। तो ये बात हो गई, तो हो गया कि हमारा 30 बच्चों में एक टीचर होगा प्राइमरी में। ठीक है, अगर बच्चे 150 से ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे देखो 30 स्टूडेंट्स हैं तो एक टीचर, 60 स्टूडेंट्स हैं तो 2 टीचर। अगर 60 स्टूडेंट्स हो गए तो वही उसके अकॉर्डिंग हमारे 2 टीचर हो जाएंगे। 90 स्टूडेंट्स हो गए हमारे, उसके अकॉर्डिंग हमारे 3 टीचर हो जाएंगे। ठीक है, 30 बढ़ रहा है। 120 अगर स्टूडेंट्स होंगे तो हमारे 4 टीचर हो जाएंगे, ये टीचर चल रहे हैं, 30 बढ़ रहा है। ठीक है, अगर 30 स्टूडेंट्स होंगे तो 1 टीचर, 1 टीचर। सेम 60 हो गए तो 2 टीचर, 90 हो गए तो 3 टीचर, 120 हो गए तो 4 टीचर। अब 150 हो गए तो हमारे 5 टीचर प्लस एक हेड टीचर, क्योंकि 150 स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, तो उनके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए उन 5 टीचर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक हेड टीचर वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। हमारे 150 स्टूडेंट्स अगर हो जाते हैं, 150 चिल्ड्रन अगर हो जाते हैं, तो 500 टीचर होंगे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और प्लस एक हेड टीचर और होगा उनके साथ, जिससे
वो कोऑर्डिनेट कर सके, देख पाए ठीक से टीचर्स को कि वो ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए हेड टीचर हमारा होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हमारे क्लास 6 to 8 के लिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, अब हम 1st to 8 तक के लिए बात करते हैं। 1st to 8 में हमारा जो रेशियो, देखो प्राइमरी के लिए जो था वो हमारा रेशियो था 30 बच्चों पे 1 टीचर। अब जो अपर प्राइमरी है उसके लिए हमारा रेशियो होगा 35 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर, मतलब 35 बच्चों पे 1 टीचर। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट टीचर रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो, दैट इज 35 स्टूडेंट्स और यहाँ पर 1 टीचर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 150 बच्चों के लिए सेम क्राइटेरिया है, जैसे प्राइमरी में था वैसे ही यहाँ सेम है कि 150 बच्चे अगर हो जाएंगे तो 5 टीचर्स और 1 हेड टीचर, 5 टीचर्स और 1 हेड टीचर। तो ये वाला क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है कि 5 टीचर्स होंगे 150 बच्चों को संभालने के लिए और 1 हेड टीचर होगा उनको मॉनिटाइज करने के लिए, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्डिंग के बारे में। नंबर ऑफ टीचर्स की बात हमारी हो गई है। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग के बारे में। जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग किस तरीके की होनी चाहिए, स्कूल की रूपरेखा किस तरीके की होनी चाहिए। पहली बात करते हैं तो पहला पॉइंट है हमारा एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड 1 ऑफिस कम हेड टीचर्स रूम। देखो इस बात को सुनो, एक हर टीचर के लिए, मतलब स्कूल में जितने भी टीचर्स होंगे 5 हो या 6 हो, जितने भी टीचर्स होंगे स्कूल में उन सब के लिए एक रूम होना चाहिए जिसमें वो अपने बच्चों को बिठा के अच्छे से पढ़ाई करवा सकें। ठीक है, नेक्स्ट एक ऑफिस कम हेड टीचर्स का रूम होना चाहिए, मतलब एक हेड टीचर का रूम अलग से होना चाहिए जहाँ पे वो अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स, अपनी स्कूल की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, स्कूल की फाइल्स, ये सारी चीज़ें, बच्चों का रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें सेव करके रख सके। तो इसीलिए उसको बोला गया ऑफिस कम हेड टीचर्स को। हेड टीचर का रूम भी होगा और वो ऑफिस भी होगा जहाँ पे वो अपने स्कूल का पूरा ब्यूरो तैयार करके रख सकता है, पूरा रिकॉर्ड अपने स्कूल का वो रख सके, बच्चों का रिकॉर्ड, स्कूल का रिकॉर्ड, हर चीज़ का जो रिकॉर्ड है वो हेड टीचर को रखना पड़ता है। तो वो उसके लिए एक अलग से रूम होना चाहिए। ठीक, और हर टीचर के एटलीस्ट 1 रूम जरूर होना चाहिए जहाँ वो बच्चों को बिठा सके, पढ़ा सके, एक्टिविटीज़ करवा सके, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एक्टिविटीज़ में, तो वो सारी चीज़ों के लिए टीचर को एक रूम एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने बहुत ज़रूरी है स्कूल्स में, और उनकी सफाई होना, उनकी क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है स्कूल में, जिससे कि वो सैनिटाइज रह पाए, मतलब बच्चों को इन्फेक्शन ना हो, या फिर बहुत सारी डिसीजेज बच्चों को हो जाती है क्योंकि वो गंदे रहेंगे तो उनसे ऑब्वियस ही बात है कि बच्चों को बीमारियाँ लगेंगी। तो टॉयलेट सेपरेट होने चाहिए और सबसे बड़ी बात वो क्लीन होनी चाहिए, सेपरेट होने के साथ साथ वो क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले तो मतलब स्कूल्स में नहीं होते थे, सेपरेट टॉयलेट्स भी नहीं होते थे। अभी कुछ टाइम पहले की बात है जो आरडी के बाद से स्कूल्स में काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। इनफैक्ट अब जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स वो बहुत बेटर हो गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स अब बहुत बेटर हो गए हैं, अब धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा सुधार आ चुका है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजने लगे, वरना बहुत पेरेंट्स वहाँ पर नहीं भेजते थे, वो चूज करते थे प्राइवेट स्कूल्स ओवर गवर्नमेंट स्कूल, बिकॉज उन्हें वो ज़्यादा बेटर लगते थे क्वालिटी वाइज एंड एजुकेशन वाइज। बट अब जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे से बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इवन एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो टीचर्स भी बच्चों के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि टीचर्स जो एक सो वर्ल्ड मतलब ब्यूरो बना रखा था सबने अपने माइंड में कि गवर्नमेंट टीचर्स कुछ नहीं करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो थिंकिंग मतलब वो पूरी चेंज कर दी है अब जो टीचर्स हैं उन्होंने, क्योंकि अब टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, बहुत वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, और एक टीचर होनी चाहिए वेयर मिड डे मील इज प्रिपेयर्ड। देखो मिड डे मील की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मिड डे मील हमारा स्टार्ट हुआ 1995 से, स्टार्टेड फ्रॉम 1995 से हमारे मिड डे मील स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ये पाया कि कुछ बच्चे हैं वो स्कूल में भूखे ही आ रहे हैं सुबह, तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता, उन्हें भूख लग रही है बच्चों को, तो ध्यान पढ़ाई में कैसे लगेगा, खाली पेट तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चों को स्कूल में ही भोजन कराया जाए, स्कूल में ही उनको मील प्रोवाइड की जाए। मतलब इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मिड डे मील योजना स्टार्ट की। और कब स्टार्ट की उन्होंने स्टार्ट की 1995 में। आई थिंक 1993 के आसपास ये सुझाव दिया गया था गवर्नमेंट को, और 1995 में फाइनली ये अप्रूव हो गया और लागू हो गया स्कूल्स में। ठीक, सब जगह पे एक साथ नहीं हुआ था, धीरे धीरे करके हुआ, बट 1995 से फाइनली ये लागू हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लेग्राउंड शुड बी देयर। एक प्लेग्राउंड अच्छा सा बच्चों के खेलने के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमें बच्चे को बुकिश नहीं बनाना है, सिर्फ उसको पढ़ाई में ही नहीं लगाना है। अगर बच्चे के अंदर स्किल्स है, वो स्पोर्ट्स में जा सकता है, अच्छा कर सकता है, तो उसको स्पोर्ट्स में भी भेजना है। उसके लिए प्लेग्राउंड के साथ साथ स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स भी होने बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चा उनको खेल सके, अपनी स्किल्स समझ सके। टीचर्स भी इवन उसको देख के, स्पोर्ट टीचर भी उसको देख के बोल सके कि हाँ बच्चे के अंदर ये स्किल है, तो इस फील्ड पे बच्चा जा सकता है। तो बच्चे को और रिलैक्स होने के लिए बच्चे को खेलना कूदना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से एक प्लेग्राउंड होना चाहिए स्कूल्स में। ऐसा नहीं है सिर्फ रूम्स हो गए और बच्चे को बस पढ़ा दिया गया और घर भेज दिया गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। प्लेग्राउंड में बच्चे का होना चाहिए स्कूल में प्रॉपर, उसके लिए इंटरवल होना चाहिए कि जिससे बच्चा अपना आराम से खेल सके, गेम्स पीरियड उसके लिए होना चाहिए, एक्टिविटीज़ उसको करानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। पीने का जो पानी होना चाहिए वो पीने योग्य पानी होना चाहिए, स्कूल्स में ज़रूरी है। पहले क्या होता था, मतलब अगर स्कूल में टैप्स भी लग रही है तो भी जो टैप्स लग रही है उनकी प्रॉपर क्लीनिंग ज़रूरी है, प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको साफ कराना ज़रूरी है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं कि पीने का पानी क्लीन होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। ऐसा खाना होना चाहिए जिसको टीचर खुद भी खाए और बच्चे को भी खिलाए। ठीक, ऐसा नहीं है कि अगर छोटे बच्चे आ रहे हैं तो उनको ऐसा ही कुछ भी बना के खिला दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा हेल्दी खाना होना चाहिए, तो टीचर भी खा सके और इवन कोई और आए तो वो भी उस खाने को खा सके, ऐसा खाना होना चाहिए, हेल्दी खाना। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, ये सब बातें हो गई है। अपर प्राइमरी के लिए मैंने बता दिया 35 बच्चे होने चाहिए और 35 बच्चों पे एक टीचर। ठीक, और 150 से ऊपर के बच्चों के लिए सेम क्राइटेरिया है कि हमारे 150 से ऊपर 5 टीचर होंगे और एक हेड टीचर। ठीक, ये बात होगी। नेक्स्ट बिल्डिंग की अगर बात कर लें तो एक हर टीचर के लिए एक प्रॉपर क्लास होनी चाहिए जहाँ बच्चों को बिठा के वो प्रॉपरली पढ़ा सके, और एक हेड ऑफिस, जो हेड टीचर है हमारा, उसका ऑफिस होना चाहिए या उसका रूम बोल सकते हैं उसको, जहाँ पे वो स्कूल का पूरा रिकॉर्ड रख सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए बॉयज और गर्ल्स के लिए, बहुत ज़रूरी है। एक टीचर होनी चाहिए जहाँ पे मिड डे मील बनाया जा सके, पकाया जा सके और प्रॉपरली बच्चों को खिलाया जा सके। नेक्स्ट, प्लेग्राउंड होना चाहिए, बच्चे को खेल कूदने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लेग्राउंड स्कूल में होना चाहिए। उससे उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी होगा और उसकी फिजिकल ग्रोथ भी अच्छे से होगी बच्चे की, अगर वो खेलेगा कूदेगा अच्छे से। नेक्स्ट, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। अच्छे से पानी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, मतलब पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए जो बच्चे पी रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि बच्चे गंदा पानी पी रहे हैं और बीमार पड़ गए, तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे जब बीमार पड़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों पर फोकस किया है। मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि काफ़ी कोशिश गवर्नमेंट कर रही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छा बना सके, और वो कोशिश मतलब काम पे आ रही है, धीरे धीरे करके बहुत चेंजेस हो रहे हैं। बच्चों के लिए एक जैसा माहौल गवर्नमेंट क्रिएट करना चाह रही है वो धीरे धीरे देखने के लिए स्कूल्स में मिल भी रहा है। तो बट चेंजेस होते होते ही होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो चेंजेस पूरे कम्प्लीटली चेंज होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, बट चेंजेस होने स्टार्ट हो गए हैं, तो वो एक अच्छा पॉइंट है कि चेंजेस होने स्टार्ट हो गए हैं स्कूल्स में। गाँव के भी स्कूल बहुत अच्छे लगते हैं आप देखने में, मतलब अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ मन लगता है, बच्चों को पढ़ाते हुए देखते हैं टीचर्स को, तो वो मेहनत कर रहे हैं, बच्चे के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि चेंजेस जो गवर्नमेंट करना चाह रही है वो धीरे धीरे हो रहे हैं और देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी बातें और रह गई हैं कि जैसे नंबर ऑफ वर्किंग डेज टीचर्स के लिए क्या डिसाइड किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू आरटी, उनके बारे में और बात कर लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होने चाहिए टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज की अगर हम बात करें तो
पहला फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए बात करते हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए जो मिनिमम वर्किंग डेज हैं वो होने चाहिए हमारे 200 वर्किंग डेज। 200 मतलब 200 दिन पर ईयर की बात चल रही है। साल में 200 दिन बच्चे के लिए मतलब ऐसे होनी चाहिए जहाँ पे उसको प्रॉपर पढ़ाई की जा रही है, प्रॉपर पढ़ाई कराई जा रही है। मिनिमम होते हैं ये और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम की बात चल रही है। यहाँ मिनिमम 200 दिन आरटी के अकॉर्डिंग बोले ही गए हैं कि 200 दिन आपको पढ़ाई करानी है बच्चे को, ठीक। अगर हम क्लास 6 to 8 की बात करें, इसमें देखो समझने वाला तो कुछ है नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं। तो पर इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इनको ऐसे ही याद किया जाएगा और ये एग्जाम्स में ऐसे ही पूछी भी जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 6 to 8 क्लास के लिए। तो हमारे 220 वर्किंग आवर्स यहाँ पर चाहिए होते हैं, वर्किंग डेज सॉरी, यहाँ पे 220 वर्किंग डेज हमारे चाहिए होते हैं पर ईयर, ठीक। 6 to 8 के लिए थोड़े 20 दिन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनका थोड़ा सिलेबस भी ज़्यादा होता है। तो होता नहीं है कि प्राइमरी वालों की तो छुट्टी है बट अपर प्राइमरी वालों की नहीं है। तो ये उसी वजह से है कि क्योंकि उनके जो डेज डिसाइड किए गए हैं वो ज़्यादा डिसाइड किए गए हैं प्राइमरी वालों से, क्योंकि उनका थोड़ा सिलेबस ज़्यादा होता है तो इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बात करें, अगर घंटों की बात करें तो घंटों में 800 घंटे होने चाहिए इंस्ट्रक्शनल आवर्स, मतलब यहाँ पे बच्चे को इंस्ट्रक्शन प्रॉपर दिया जा रहा है, प्रॉपर पढ़ाई कराई जा रही है, वो 800 घंटे होने चाहिए। यहाँ पर ईयर की बात चल रही है। फर्स्ट टू 5 के लिए 1 से 5 तक की कक्षा के लिए हमारे 800 इंस्ट्रक्शनल घंटे होने ही चाहिए जहाँ पे पढ़ाया जाए बच्चे को, ठीक। अगर अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो 1000 घंटे की यहाँ बात की गई है। वो देखो ये डिफरेंस उसी के अकॉर्डिंग है क्योंकि यहाँ पर 20 दिन का फर्क है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ घंटों का फर्क है। यहाँ पे 800 घंटे बताए गए हैं पर ईयर पहले से 5वीं क्लास तक के लिए, और यहाँ पे जो 6 to 8 वाली क्लास है उसके लिए हमारे 1000 घंटे बताए गए, ठीक। ये बात हो गई। नेक्स्ट बात है हमारी मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक। पर हफ्ते कितने घंटे चाहिए होंगे, पर हफ्ते हमारे कितने घंटे चाहिए होंगे, पर हफ्ते हमारे चाहिए होते हैं 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी आवर्स, मतलब उसमें जो टीचर अपने लेसन प्लानिंग वगैरह करता है वो पार्ट जो है वो इंक्लूड हो सकता है। तो उसको इंक्लूड करने के बाद हमारे 45 आवर्स पर हफ्ते मतलब पर वीक चाहिए होंगे, 45 घंटे पर हफ्ते हमारे चाहिए होते हैं इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी आवर्स। प्रिपरेटरी आवर्स मतलब टीचर को टाइम 30 मिनट्स का पहले टाइम चाहिए होता है अपना लेसन प्लानिंग करने के लिए कि उसको क्लास में जाके क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, तो वो आवर्स उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा लाइब्रेरी स्कूल में होनी चाहिए जिससे बच्चा एक्सप्लोर कर सके, न्यू बुक्स को पढ़ सके, चीज़ों को समझ सके। तो एक लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू आरटी लाइब्रेरी का प्रावधान है कि स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने बताया कि हमारा प्लेग्राउंड होना चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हमारे होने चाहिए जिससे बच्चा जो है वो अपना स्पोर्ट्स में भी ट्राई कर सके कि हाँ अगर उसकी स्किल्स हैं स्पोर्ट्स में जाने की तो वो स्पोर्ट्स में जा सके। तो ये बात हो गई यहाँ तक की। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसमें अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जो मतलब इम्पोर्टेंट और आपको ना पढ़ाया गया हो। और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आपको पता है सीटेट का आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।